हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग सीटेट का पेपर नंबर फर्स्ट मतलब प्राइमरी वाला डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये पेपर आपका 21 जनवरी 2024 को हुआ था। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। इससे पहले हम लोग दो पेपरों को डिस्कस कर चुके हैं जो 7 जुलाई 2024 को हुए थे, प्राइमरी और जूनियर वाले दोनों। आज हम लोग 21 जनवरी वाले डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन जो लेटेस्ट वाले पेपर हैं इनको करना ज़रूरी है। तो देखिए, पहला पार्ट है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है। एक कौन कह रहा है? एक तनुज कह रहा है अपने दोस्त से कि मैं तो भाला फेंकने में हिस्सा लूँगा, और जो मेरी बहन है, जो मेरी सिस्टर है, वो एक लड़की है और वो लड़कियाँ जो हैं वो भाला नहीं फेंक सकती हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगी? वो रस्सी कूदने में हिस्सा लेंगी। यह दर्शाता है, किस चीज़ को दर्शाता है? ये तनुज की किस चीज़ को दर्शाता है? जेंडर संबद्धता, जेंडर समानता, जेंडर समता, जेंडर रूढ़िवादिता। जो जैसा कि मैंने कल एक कीवर्ड वाली वीडियो भी बनाई थी, ठीक है, 12-13 मिनट की होगी, उसमें मैंने आपको बताया है कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होती है। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब होता है किसी भी मेल या फीमेल के प्रति पहले से ही आपके माइंड में भरे हुए विचार, उसको हम कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। अब लड़का है तब लड़की के लिए कह रहा है, अगर लड़की कहती कि लड़के रस्सी नहीं फेंक सकते हैं, वो भाला ही फेंकेंगे, ठीक है, लड़कों में ये चीज़ नहीं होती है, तो ये भी जेंडर बायस हो जाता। तो जेंडर का बायस का मतलब किसी भी जेंडर के प्रति, मेल या फीमेल के प्रति, किसी भी सेक्स के प्रति आपको न्यूट्रल रहना है। आपको सीटेट के लिए अपनी पर्सनल लाइफ में भी यम इज इक्वल टू यम, मेल और फीमेल को इस प्रकार से किसी भी प्रकार से काम को डिसाइड नहीं करना है। तो पहले का चौथा हो जाएगा। बहुत मस्त सेशन होने वाला है, आराम से देखिएगा क्लास को। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आराम से आपको क्वेश्चन विजिबल हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है अपसारी चिंतन जबकि अभिसारी चिंतन। मतलब अपसारी चिंतन में क्या होता है, अभिसारी चिंतन में क्या होता है? कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और एक ही समाधान पर स्थिर है। एक ही समाधान पर स्थिर है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। तो कैसा होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग? डाइवर्ज का मतलब होता है बिखर जाना। ठीक है, जैसे जो आपकी सोचे चारों एंगल से, ठीक है, अलग अलग प्रकार से सोचना, डाइवर्ज करना, एक ही प्रश्न के अलग अलग से उत्तर देने को प्रोत्साहित करती है। कौन? डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। तो इसमें ढूंढ लीजिए अपना कौन सा हो सकता है। तो पहला ही होगा, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। जबकि अभिसारी चिंतन क्या कहता है कि जो लिखा है जो है केवल एक का एक ही समाधान हो सकता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो इसमें पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी कक्षा के बारे में सही नहीं है? देखिए सर्किल कर लीजिए, नहीं है, सही वाला नहीं वाला आपको बताना है। कौन सा कथन जो है समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? 3 सही होंगे। समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीके से शिक्षण जो बहिष्कृत ना हो, जो किसी को बाहर ना करे, एक्सक्लूड ना करे, सबका समावेशन कर ले क्लास में, सही है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षण शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है, ये भी सही है। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है, मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग या सपोर्ट। ठीक है,
ये सभी बातें सही, लेकिन चौथी बात पढ़िए, निश्चित पाठ्यक्रम मानक मूल्यांकन। मानक वर्ड को मैंने आपको पहली ही क्लास में बता दिया था कि मानक आपको कहीं पर मिल जाए, स्टैंडर्ड्स आपको मिल जाए, वो गलत होता है हमेशा, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए चौथा हमारा गलत है। ठीक है, समझे रहे ना। अब जो गलत है वो ही सही है, क्योंकि हमको नहीं वाला बताना है। तब इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तब इसका आंसर हो जाएगा हमारा चौथा। क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन और रीजन वाले इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब पेपर पहले ऑफलाइन होता था 2021 से पहले, ठीक है, 21 में भी हुआ था, जो 31 जनवरी 2021 को हुआ था, तब तक पेपर ऑफलाइन था, सुने रहे ना। फिर उसके बाद तुरंत ही अगले सेशन से हो गया था आप ऑनलाइन। जब से ऑनलाइन पेपर हुआ तब से इन वाले क्वेश्चनों का ट्रेंड चल पड़ा है, जी असर्शन और रीजन वाले। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब पेपर फिर दोबारा हो गया ऑफलाइन, लेकिन इनका ट्रेंड बंद नहीं हुआ। अब ये बात के चलिए, एक एक पेपर में 6 क्वेश्चन पूछेंगे 30 में से, 6 पंजे 30, बताइए 1/5 पेपर, 20% पेपर केवल इन्हीं से आता है। चलिए करते हैं, ये भी बहुत ईजी है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, अभिकथन क्या है? शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, मतलब कि प्रीवियस नॉलेज से उनके नए ज्ञान को जोड़ देना, बिल्कुल सही। कारण, पैटर्न ढूंढना पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव से शिक्षार्थी को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। फाइंडिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग लिंकेज विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प लर्नर्स टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली। मतलब वही बात है कि प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर पढ़ाने पर बच्चे आराम से पैटर्न ढूंढ सकते हैं और उनकी सीखने में मदद करते हैं। ये भी सही है, दोनों सही है। अब ऊपर देख लो, ऊपर भी किसकी बात की जा रही है? पहले से जानते हैं। पहले से क्या जानते हैं? ये क्या है? इनकी प्रीवियस नॉलेज। और नीचे भी बात यही की जा रही है, पिछले ज्ञान। अब देखो ऊपर की चर्चा नीचे की गई है, तब ये दोनों अगर सही है तो ये एक्सप्लेन भी इसको करेगा, तो इसका पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अभिकथन ए, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। पढ़ते हैं। कारण, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। ये स्टार वाला क्वेश्चन है, पता क्यों? क्योंकि इसमें ये लग रहा था कि ये अलग होगा, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल ही डिफरेंट आया बोर्ड के द्वारा। देखिए, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। देखिए, संस्कृति जो होती है और जो हमारी हेरिडिटी है, आनुवंशिकता है, वो हमारे जो बचपन है, चाइल्डहुड है, उसको प्रभावित करती है। जब अलग अलग संस्कृतियाँ हैं तब अलग अलग प्रकार से बचपन भी होगा। जैसे एक इंडिया में रहने वाले का बचपन अलग होगा, अमेरिका में रहने वाले के बचपन को अलग प्रकार से फील करेगा, वहाँ की जो वातावरण है वो अलग है। ठीक है, उनमें मैच्योरिटी देर से आती है, वो देर से परिपक्व होते हैं, समझ सकते होंगे आप। तो ये बात बिल्कुल सही है, पहले वाला हमारा जो है वो सही है। दूसरा, बच्चों का विकास सार्वभौमिक की मतलब चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बुरुंडी हो, ठीक है, चाहे बाबुल मंदेब हो, कहीं पर भी हो आप चले जाएं, कनाडा है, चीन है, क्या सभी जगह बच्चों का विकास समान प्रकार से होता है? नहीं, क्योंकि विकास प्रभावित होता है संस्कृति से। और ये कह रहे हैं समान प्रकार से होता, सभी सार्वभौमिक होता है, तो सार्वभौमिक बच्चों का विकास नहीं होता। ये आपको सही लग रहा होगा, जबकि ये गलत है। ठीक है, तो ए इज राइट, आर इज रॉन्ग। तीसरा सही है, ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संदर्भ है, क्या है ये देख लेते हैं, की संभावना है? बताइए। अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मतलब आप जो है किस प्रकार से आप अपनी सक्सेस और फेलियर को देखते हैं। सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण, इंग्लिश में पढ़ देते हैं। एंड इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस एंड एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर। दूसरा क्या है हमारा? सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण।
तीसरा, अगर हिंदी में भी ना समझ में आया करो तो एक बार इंग्लिश वर्जन देख लिया करें। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता और सफलता के लिए दोनों के लिए बाहरी आरोपण। देखिए जहाँ पर भी मोटिवेशन की बात की जा रही हो वहाँ पर आपको चाहे आप फेल हों या पास हों, अपने इंटरनल मोटिवेशन है, ठीक है, उसी को लीजिए कि ठीक है, हो सकता है आप ना पास हो या फेल हो, जो भी हो, सक्सेस अनसक्सेस एक अलग बात है, लेकिन उसका जो कारण है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, वो इंटरनल होना चाहिए, ना कि एक्सटर्नल। इसलिए हमारा तीसरा सही है, सफलता असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, इंटरनल एट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। कैसी होती है प्रगतिशील शिक्षा? छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत आ गया, पढ़ो ही मत आगे, गलत। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए, नहीं निष्क्रिय नहीं, ज्ञान के जो सीखने की प्रक्रिया वो कभी भी निष्क्रिय नहीं सक्रिय होती है। कल जो कीवर्ड्स वाली मैंने क्लास बनाई थी रात के 12 बजे वाली, उसमें मैंने बताया है, ठीक है, तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता है। सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, पाठचर्या पूर्व निर्धारित सार्वभौमिक होनी चाहिए, नहीं सार्वभौमिक नहीं होनी चाहिए, जो पाठचर्या है वो समाज सांस्कृतिक संदर्भ से जुड़ी हुई होनी चाहिए, तो इसलिए हमारा चौथा भी गलत हो गया। तो प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क्स, 7 का 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन समस्या समाधान, बताइए। तर्क कहाँ से करते हैं आप? हाथ पैरों से करते हैं, गतिक विकास है, सामाजिक विकास है, नैतिक विकास, कैसा विकास है? अरे ये तो कोई भी समझिएगा। तर्क कहाँ से करते हैं? दिमाग से। दिमाग का विकास क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोट्स्की प्रस्तावित करते हैं कि, क्या कहते हैं? ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चों में स्वनियमन सेल्फ रेगुलेशन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? असंतुलन, निजीवाक, अनुकूलन, संगठन। तो देखिए जो सेल्फ रेगुलेशन है, बच्चे स्वयं से अपने आप को नियमित जो करते हैं। सीटेट 8 दिसंबर 2019 पेपर नंबर 1 प्राइमरी में क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 साल की नजमा है, अपने जिगजैग बना रही है, खेल रही है, और वो कहती है अरे मेरा जो पजल कहाँ गया, मेरा नीला वाला टुकड़ा कहाँ गया? अरे नहीं, मेरा नीला वाला तो जो है लाल वाला कहाँ है, मैं लाल नहीं यहाँ पर नीला लगाऊंगी तभी जो मेरा पजल बनेगा। वो खेल रही है। क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे अब भी याद है। तब ये बताइए इसमें किस चीज़ की बात की जा रही है? लेव वाइगोट्स्की के अनुसार तब वहाँ पर उसका आंसर करना था हम लोगों को इनर स्पीच, निजी वाक, क्योंकि ये बच्चे अपने आप को, नजमा जो थी वो अपने आप को रेगुलेट कर रही थी, अपने आप को ही दे रही थी इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो निजी वाक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अभिकथन। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से उस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है, बदले जा सकते हैं। कारण क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। देखिए इन्होंने चरण बताए हैं, ठीक है, 3 स्तर दिए हैं और 6 चरण हैं, तो रीजन है वो तो बिल्कुल रूप से सही है देखने में बात। और जो हमारा अभिकथन है वो भी सही है कि बच्चों का जो नैतिक विकास है वो चरणों में होता है। 3 स्तर बताए हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, और 6 स्टेज बताई हैं। 3 लेवल हैं और 6 स्टेज हैं, तो ये दोनों सही हैं। और ऊपर की बात नीचे भी कही जा रही है, इसलिए ये व्याख्या भी करेगा। पहले ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं कर मिलते थे, बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जब मैंने इनको सीख लिया अब इनसे ज़्यादा इजी मेरे लिए कोई क्वेश्चन नहीं रह गए हैं, ठीक है। आपको हो सकता है पहली बार 2-1 बार आपको थोड़े टफ लग सकते हैं, बल्कि है नहीं बिल्कुल भी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से लिया गया है।
इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। अब आपको अगर 8 प्रकार की बुद्धि पता है तभी हम मैचिंग कर पाएंगे। पहला क्या है, अंतः व्यक्ति, इसकी इंग्लिश जरूर देख लेना। अंतः व्यक्ति का मतलब इंट्रापर्सनल होता है, ठीक है, स्वयं से, इसका मतलब होता है स्वयं से। अब इंटरपर्सनल का मतलब होता है दूसरों से, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अंतः व्यक्ति क्या है, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापन के कौशल, नहीं, दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ। तो ये तो गलत हो गया। गणितीय, तार्किक गणितीय, ठीक है, जिसके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि होगी। क्या वो कीड़ा करेगा, नृत्य करेगा, नहीं, उसके अंदर तो अलग ही प्रकार की होती, एथलेटिक होती है, ठीक है। संगीत में, जिसके अंदर म्यूजिकल है, संगीत की अगर इंटेलिजेंस बुद्धि है तो वो क्या करेगा, वो परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है, गीतों को लिखेगा, गीतों को गाएगा। और एक कंप्यूजर होता है, कंपोजर होता है, म्यूजिक परफॉर्मेंस करने वाले, तो इनके अंदर कैसी बुद्धि, संगीतीय बुद्धि है। तो ये सही है तीसरा, ठीक है। तो 11 का 3। 12 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। भाई सही नहीं है, 3 सही होंगे ऐसा नहीं है, जल्दी से पढ़ा, अच्छा सही वाला मार दिया कि अच्छा यही सही है, नहीं है, 3 सही है। अधिगम विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन में है, हाँ ये भी बात है, सही है, इसको इस जीन पियाजे ने कहा है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है, लेव वाइगोट्स्की यही कह रहे हैं, लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस, जो सीखना है वो समाज द्वारा होता है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु उत्पाद है। उत्पाद का मतलब होता है कि आप मेरे पास आए, मैंने आपको सीखा हुआ ज्ञान भर के दे दिया, ऐसा नहीं है। सीखना एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, ना कि एक उत्पाद है। इसलिए कौन सा गलत है, चौथा गलत है, जो गलत है वही सही है। तो व्हाट इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। समस्या समाधान को कौन बढ़ावा देता है, एक नहीं देगा। अपसारी चिंतन, निष्क्रिय अनुसरण, कार्यात्मक स्थिरता, प्रक्रिया सेट। देखिए जो आपके यहाँ पर फंक्शनल फिक्सडनेस है, समझने पर ध्यान दें, फंक्शनल फिक्सडनेस, रिस्पॉन्स सेट, पैसिव इमिटेशन, ये मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। इस बार फिर पढ़ाएंगे। ये निगेटिव वर्ड होते हैं, ये जहाँ पर भी मिल जाए गलत कर देना, वो आंसर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। तो 13 का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं। आत्म केंद्रित होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, भाड़ में जाए दुनिया मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता, और किसी कार्य को ही लाभ देखते हैं, बस जिसमें मेरा काम है, लाभ हो रहा है, वो काम अच्छा है, मुझे मज़ा आना चाहिए, ठीक है, मुझे जो चीज़ चाहिए तो चाहिए, चाहे आपका कुछ भी हो। तो ये बात लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस स्तर पर, किस चरण पर कही है। तो अभी मैंने आपको बताए थे, इन्होंने 3 तो स्तर दिए हैं, ठीक है, और 6 चरण दिए हैं। इनको विस्तार से पढ़ेंगे जब हम कोहलबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बच्चे होते हैं सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, टिट फॉर टैट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल स्टेज भी कहते हैं, दूसरी वाली ये है। स्तर पहला है, ठीक है, स्तर पहला है, लेकिन इसका जो स्टेज है वो कैसी है, वो दूसरी है। पहली तो है पहली तो वो है ओबीडेंस वाली, ओबीडेंस पनिशमेंट ओरिएंटेशन। दूसरी है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। दूसरी है टिट फॉर टैट, इसके अलग अलग नाम भी हैं, तो दूसरी होगी। तो पहले स्तर के दूसरे चरण में इसका दूसरा है, ठीक है। 3 स्तर दिए, 6 चरण दिए। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना नहीं चाहते, नहीं तो क्लास बहुत लंबी बनेगी, ठीक है। इसलिए हम केवल टू द पॉइंट होकर ये आपको चीज़ें बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, इंक्लूजन के लिए, जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए आपको। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब उनकी पहचान को बनाना चाहिए कि अच्छा तुम एसटी वर्ग से हो, ठीक है, तुम आदिवासी हो, ऐसा नहीं करना है।
सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगा, उनको अलग बैठा देंगे, उनको अलग रखेंगे, नहीं, ये तो कभी मत करना, जानबूझकर जेल हो जाएगी। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना, अच्छा है। ये हमारे बहुत ज़्यादा होशियार स्टूडेंट हैं, ये इससे कम स्टूडेंट हैं, ये बिल्कुल कम होशियार स्टूडेंट है, क्या आप ग्रुप बनाएंगे? ये काम आप कभी भी नहीं करेंगे। तो 2, 3, 4 तीनों गलत हैं, पहला सही है। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता होनी चाहिए और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि, ठीक है, इफेक्टिव फीडबैक क्या होगी, अच्छी फीडबैक क्या होगी, बताइए कि एक विशेषता कौन सी है। यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, यह व्यापक और सामान्य होती है, यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। जो हमारी इफेक्टिव फीडबैक होती है, अच्छी प्रतिपुष्टि कौन सी होती है, वो होती है केवल कार्य के अंत में दी जाती है, नहीं, ये व्यापक और सामान्य होती है, यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, सब गलत, दूसरा सही है, दूसरा वाला है इसमें, ठीक है, व्यापक और सामान्य होती है। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्सिमोडिस्टल, प्रिंसिपल ऑफ सिपेलोकॉर्डल, दो सिद्धांत, समीपस्थता का सिद्धांत और मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत। क्या कहता है? समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, बताइए शैशवावस्था में क्या होता है, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, विकास सिर से पांव तक होता है, भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है, सूक्ष्म गति कौशलों के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। देखिए, जो दूसरा वाला है ये मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत है, तो ये तो होगा नहीं। भाषा विकास की कोई बात नहीं है समीपस्थता सिद्धांत में। इसका मतलब है कि जो हमारा विकास है वो अंदर से बाहर की ओर होता है। जैसे ये एक इंसान है, ठीक है, जिसका पेट है, ये हाथ है, तो यहाँ से अंदर से बाहर की ओर जो विकास होता है, ठीक है, इनर टू आउटर, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्सिमोडिस्टल। तो ये है इसका पहला सही। क्वेश्चन नंबर 18, अभिकथन, विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। विद्यालयी पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान, ठीक है, जो भी उनका कल्चरल बैकग्राउंड है, कल्चरल नॉलेज है, उसको आपको सम्मान करना चाहिए हमेशा क्लास में, ठीक है, वैल्यूएशन देना चाहिए, सही है। विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, तो ये भी सही है, ठीक है। जो व्यक्ति अपनी संस्कृति से रिलेटेड होता है, उससे रिलेटेड उसको सिखाया जाता है तो वो उस चीज़ को जल्दी सीख लेता है। तब ऊपर भी सांस्कृतिक की बात की गई है, नीचे भी कही गई है, दोनों सही है, तो करेंगे जे एक्सप्लेन भी करेगा, तो इसमें पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, किसे नहीं माना जाएगा बताइए? 3 को माना जाएगा। छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन, छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार तुलना करने में सहायक होता है, ठीक, मानदंड यहाँ पर आ गया, देखिए इतनी देर से बता रहे मानक। चौथा क्या है? एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको मानदंड वाला आंसर हमेशा गलत लेना है, तो तीसरा गलत होगा। अब जो गलत होगा वही सही होगा क्योंकि हमको नहीं वाला बताना है, तो इसका हमारा तीसरा सही है। 19 का 3। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य, इसकी इंग्लिश देख लेना, नहीं तो गलती करोगे। पठन वैकल्य का मतलब होता है डिसलेक्सिया। क्या है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है? उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। और ये कैसा विकार है ये आपको बताना है। सा लिखा है आपको दिखाई देगा बाज, और बाज लिखा होगा तब सा दिखाई देगा।
रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, शारीरिक समन्वय में कठिनाई, स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई। देखिए अगर इंग्लिश में हिंदी में समझ में ना आया करे तो इंग्लिश में पढ़ लिया करे, ठीक, इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। डिफ़िकल्टी इन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिफ़िकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, डिफ़िकल्टी इन फिजिकल कोऑर्डिनेशन, डिफ़िकल्टी इन स्पेशियल अवेयरनेस। तो डिसलेक्सिया वाले को, ठीक है, लिखेगा कुछ, सुनेगा कुछ, ठीक है, दिखाई भी उल्टा उल्टा देखा, तो इसमें क्या हो जाएगा दूसरा, डिफ़िकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? किस प्रकार के प्रश्न? वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछे जाते हैं, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। तो देखिए उस प्रकार के प्रश्न सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे आपने कोई क्वेश्चन कराया, बच्चे ने आंसर दिया, सभी बच्चों ने, फिर बच्चों की आपकी पर्सनल ओपिनियन पूछते हैं कि व्यक्तिगत आपकी राय क्या है, आपका उत्तर क्या होगा, ठीक है, पर्सनल ओपिनियन। तो इसलिए इसमें दूसरा सही हो जाएगा मूल्यांकन करने के लिए। अब ये देखिए क्वेश्चन, इम्पेयरमेंट इज ए कंडीशन वाइल डिसेबिलिटी इज ए कंडीशन। अब बताइए इम्पेयरमेंट क्या होता है, मतलब बाधिता क्या है, और अक्षमता क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, कौन कैसा होता है? तो इम्पेयरमेंट मतलब किसी को दिखाई कम देता है, ठीक है, या इसको सुनने में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो वो जन्मजात हो सकती है। वो कैसी होती है? वो जन्मजात होती है, तो इसको कहते हैं बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल इम्पेयरमेंट तो बायोलॉजिकल हो गया। डिसेबिलिटी जो क्या होती है, एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसमोर्फिया है, ये सब कैसी होती है? ये कार्यात्मक होती हैं, ये कार्य करने में बाधा हमारी उत्पन्न करती हैं, जन्मजात नहीं होती हैं, को ठीक भी किया जा सकता है। तो ये कैसी होती? कार्यात्मक होती हैं, मतलब फंक्शनल होती है। तो बायोलॉजिकल एंड फंक्शनल, जैविक और कार्यात्मक। तो इम्पेयरमेंट कैसी है? बायोलॉजिकल, ठीक है, और डिसेबिलिटी कैसी है? फंक्शनल। तो इसका पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, में क्या है? निम्न में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? मतलब जो हमारा संज्ञान है, ठीक है, कोग्जिनेशन है, और भावनाएं मतलब इमोशंस हैं, इनमें संबंध क्या होता है? तो इसको मैंने बार बार पढ़ाया है, 8-10 मिनट की वीडियो भी पड़ी होगी, आप देखना चाहें तो देख लें, कभी भी नहीं भूलेंगे। उससे एक क्वेश्चन हर बार आता है, चाहे वो आपका प्राइमरी का हो चाहे जूनियर का हो, और एक ही प्रकार का क्वेश्चन भी बनता है, वो मैंने करवाया हुआ है। संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियाँ हैं। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है, मतलब कि भावनाएं संज्ञान को प्रभावित नहीं करती हैं, इसका मतलब ये है। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं, लेकिन संज्ञान भावनाओं को प्रभावित नहीं करता। सब बकवास, सब गलत। कुल मिला के आपको केवल एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कोग्जिनेशन है और जो इमोशंस है, ठीक है, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे में गुथे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, अफेक्ट टू ईच अदर। दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? संसाधित का मतलब फैसिलिटेटेड होता है, ठीक है, सुविधा प्रदाता होता है, कैसे हमको आराम दे सकता है, कैसे हमको सुविधा दे सकता है। क्या? प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं, उसे लागू करते हैं, जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों प्रतीकों के से शुरुआत करते हैं। तो भाषा का विकास किस प्रकार से संसाधित होता है? फैसिलिटेट होता है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? व्हेन टीचर्स इग्नोर, आपको इग्नोर कुछ भी नहीं करना है, तो तीसरा तो हो ही नहीं सकता है।
जब बच्चे मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेत प्रतीकों की शुरुआत करते हैं, नहीं ये भी गलत है। पहला सही है, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भ करने के लिए ठोस वस्तुओं का उदाहरण देते हैं। तो 24 का पहला। 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा इंटरनल मोटिवेशन या इंट्रांजिक मोटिवेशन का सही वर्णन करता है। अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती, आंतरिक मतलब अंदर, अंदर आ से आंतरिक, आ से अंदर, ऐसे ध्यान रखो। अंदर का मतलब आपके शरीर से, आपके हृदय से, आपकी अंतरात्मा से, ऐसे ध्यान रखिए, अंदर से। और बाहरी पुरस्कारों से नहीं आती है तो ये तो गलत हो गया। अभिप्रेरणा जो कार्य को व्यक्तिगत आनंद, पर्सनल इंजॉयमेंट, जिस काम को करने में आपको मज़ा आएगा वो काम आप कभी भी कितने भी टाइम कर लेंगे, उसके लिए आप कोई भी बहाना नहीं करेंगे, आपको अंदर से उसकी फीलिंग आ रही है, तो यही सही है हमारा। ठीक है। तीसरा क्या है, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन से होती है, नहीं वो तो बाहरी है। अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती वो भी बाहरी है। तो आंतरिक कौन सी, आंतरिक है दूसरी। 26, निम्न में से कौन सा आलंबन, अब ये आलंबन के चक्कर में मत पड़ना। देखिए इस वर्ड का मतलब आपको ध्यान रखना, स्केप होल्डिंग। स्केप होल्डिंग की हिंदी मैं आपको 4 बता सकता हूँ। पाड़, देखिए पाड़, मचान, इतनी आ चुकी है, मैं सभी की नोट करता रहता हूँ। किसके, पाड़, मचान, ढांचा, और जो 21 जनवरी वाला हुआ था उसमें पूछा गया था आलंबन। पाड़, मचान, ढांचा, आलंबन। हो सकता है पेपर में और ही कोई हिंदी बना दे। तो स्केप होल्डिंग को आप स्केप होल्डिंग याद रखिए। स्केप होल्डिंग का मतलब होता है बच्चों की सीखने में की गई मदद। ठीक है। तो रटकर दोहराव, रटना आपको कभी भी नहीं है, आप इसको कभी भी बढ़ावा नहीं देंगे। अच्छा, जब रटना होगा नहीं मतलब, ठीक है, जब रटना होगा नहीं, टेम्परेरी हेल्प के लिए, बच्चों की मदद करने के लिए, आलंबन के लिए रटना नहीं है कभी भी, तो रटने वाला ऑप्शन काट दो। अब ई है ये, अब देखो ई कहाँ कहाँ है, यहाँ पर ई है तो ये तो ऑप्शन होएगा नहीं। ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन है, थिंक अलाउड है, रोट रिहर्सल है। ठीक है। और हमारा क्या है, डी वाला क्या है, आधा हल किया हुआ उदाहरण। हाँ, डी वाला भी होना चाहिए, डी वाला भी कर। बच्चों की आधी समस्या अपने आप हल कर दो, आधी वाली उनको दे दो, तो डी वाला सही होगा। डी कहाँ कहाँ है, यहाँ पर डी है, यहाँ तो गलत हो गया, यहाँ नहीं है, दूसरे में, पहले में नहीं है, तो इसलिए इसका तीसरा सही हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप कर सकते हैं। केवल 1-2 को ही पकड़ो और सबको हटा दो। क्वेश्चन नंबर 27। में क्या है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास मतलब जो बच्चे के होते हैं, इनको जो ग्रास मोटर डेवलपमेंट होता है, मतलब जो बड़ी मसल का प्रयोग पहले करते हैं, बाद में छोटी छोटी मसल का प्रयोग करते हैं। जैसे पहले हाथ चलाना सीखते हैं, बाद में उंगलियों का प्रयोग करना सीखते हैं। ठीक है। पहले झापड़ मारना है, ठीक है, हाथ से कोई भी काम करना सीखते हैं, बाद में लिखना है, कलर करना है, जो भी काम उंगलियों से होता है वो करना सीखते हैं। ये विकास का कौन सा सिद्धांत है ये बताना है आपको। अराजक, रेखीय, शीर्षगामी, समीपस्थ, दूरगामी। देखिए विकास की दिशा के 2 सिद्धांत हैं। ठीक है, दिशा के बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाए हुए हैं, अभी पढ़ाऊँगा। पहला ही चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। एक है प्रिंसिपल ऑफ स्पेलोकॉर्डल, एक है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल। एक है शीर्षगामी विकास का सिद्धांत, दूसरा समीपस्थ विकास का सिद्धांत। तब जो विकास अंदर से बाहर की होता है, पहले हाथ आएगा। ठीक है, जैसे ये इंसान है तो पहले इसके हाथ हैं, तभी तो बाद में अंगुलियां हैं ये। तो अंदर से बाहर की ओर जो विकास होता है तो पहले हाथ का विकास होगा, फिर अंगुलियों का विकास होगा। तो ये किस विकास के सिद्धांत को दर्शाता है, ये दर्शाता समीप दूराभिमुख विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है। सिपेलो का मतलब मस्तिष्क होता है, माइंड। क्वेश्चन नंबर 28। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। मतलब
आपको प्री ऑपरेशनल थिंकिंग और कौन सी ने बताई है, कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग में कौन में अंतर है। एक चीज़ जो होती प्री ऑपरेशनल में नहीं होती है, ठीक है, और कंक्रीट ऑपरेशनल में आ जाती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होती है, जबकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। इंद्रियों का समन्वय, परिकल्पित तार्किकता, वस्तु स्थायित्व, विकेंद्रण। तो इसका सीधा सा आंसर आपको ध्यान रखना है, डिसेंटरिंग, विकेंद्रण। ये बच्चों में कब होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, ठीक है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होता है। SPCF, क्या कहते हैं इसको, SPCF, ठीक है। इसमें जो है होता है प्री ऑपरेशनल में और कंक्रीट में नहीं होता है। तो इसका 28 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के साथ बाद अरु, एक लड़की है, अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जिस रस्सी ने, ठीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे तर्क करते हैं। देखिए, अगर आप ऐसे पढ़ें तो आप बिल्कुल तर्क करके पढ़ने लगेंगे। ये बताइए, आउट हो गई लड़की, अब वो ये कह रही रस्सी ने जानबूझकर मुझे आउट कर दिया, तो बच्चा, जो बच्ची है, वो किस अवस्था में है जीन पियाजे की, और ये इसकी सोच को कहते क्या है। कल मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कराया था जिसमें जीववाद आया था, एनिमिज्म। याद कीजिए, जीववाद क्या था, जब बच्चे अमूर्त वस्तुओं को भी मूर्त वस्तु समझते हैं तो बच्चों की इस सोच को हम क्या कहते हैं, एनिमिज्म कहते हैं, जीववाद कहते हैं। जैसे मैंने टेबल वाला एग्जाम्पल दिया था, जैसे आपकी बच्ची है, आपका बच्चा है, वो खेल रहा था, मान लीजिए वो खिलौने से खेल रहा था, कार से खेल रहा था। अब कार से उसके लग गई चोट लग गई, खेलते खेलते वो रोने लगा और आपके पास आया, कहे पापा पापा, कहे क्या, कहे मुझे चोट लग गई है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इस कार ने मुझे मारा है। आपने कहा अच्छा, कार ने मारा। आपने कहा, आपने कार के ऐसे 2 हाथ लगा दिए। अब बच्चा बहुत खुश होगा कि उसे ये लगेगा कि पापा ने मारा है तो कार के भी दर्द हुआ होगा, कार के भी चोट लगी होगी। वो ये नहीं जानता है कि कार में जान ही नहीं है, कार कैसी है, नॉन लिविंग है, इसमें जीवन ही नहीं है। तो बच्चों की इसी सोच को हम जीववाद कहते हैं। अब भाई जानबूझकर रस्सी थोड़ी ना अपने आप आउट कर देगी, उसमें जान थोड़ी ना है, तो कहाँ से क्वेश्चन ने रिलेट करके रखा है। ये देखो, डायरेक्ट जीववाद की कहीं चर्चा नहीं की गई, ये जीववाद से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो तब ये सोच किस अवस्था में बच्चों में होती है, मूर्त अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व चलन अवस्था। तो ये बच्चों की जो सोच होती है 6 साल की उम्र में होती है। अब 6 साल किस में होती है, ठीक है, किस अवस्था में फंसेगा, ये दूसरी वाली अवस्था में फंसेगा, प्री ऑपरेशन स्टेज, पूर्व चलन अवस्था। 30वां है हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। सीखने के सामाजिक संरचनावादी, ठीक है, इसको कहते हैं हम सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू। सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, किस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखिए, निष्क्रिय तो सीखना कभी हो ही नहीं सकता, गलत। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, सही लग रहा है, पढ़ लेते हैं आगे। व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। अच्छा, व्याख्यान की बात की जा रही है, देखते हैं। प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होता है, मतलब रोट लर्निंग, ठीक है, रट्टा मार मार कर पढ़ना नहीं, उससे भी पढ़ना जो है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है रचनावादी। जब बच्चे स्वयं से ज्ञान का निर्माण करते हैं उसको हम रचनावादी कहते हैं, उसको कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। जो हमारी NCF 2005 है वो रचनावाद पर ही आधारित है। इसके अनुसार बच्चे स्वयं ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। तो 30 का हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। देखिए, पूरी क्लास हो गई, क्लास को कंप्लीट करते हैं। और बस मैं आपसे एक ही बात करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ शेयर कर दिया करें क्लास को, ठीक है।
और हम लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे। जैसे मेरे 30 आउट ऑफ 30 हैं CDP में, आपके भी CDP प्लस पेडागोजी में नंबर इसी प्रकार से आएंगे। जो पेडागोजी 75 नंबर की आती है, चाहे प्राइमरी का पेपर हो जूनियर, उसमें आपके 60 प्लस कम से कम नंबर आएंगे, कम से कम 60 प्लस। आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए। चलिए वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।